नमस्कार। आज हम एक नोटिस की बात करते हैं जो हमारे मेंबर को आया है। मेंबर मींस टैक्स कंसल्टेंट। हमारे जितने भी टैक्स कंसल्टेंट है वही मेंबर बन सकते हैं। तो ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, नोटिस में क्या लिखा गया है कि नॉन रिवर्सल ऑफ द आईटीसी ऑन एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड आउटवर्ड सप्लाई। डिपार्टमेंट ने ये रेफरेंस देते हुए रूल 42-43 का रेफरेंस देते हुए कहा है कि आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, आपने आईटीसी क्यों नहीं रिवर्स किया। दूसरा, इन्होंने एक पार्ट और रिपोर्ट किया है, एक पार्ट और बताया कि आपकी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में इतने अमाउंट से एग्जेम्प्ट सप्लाई का डिफरेंस है, मतलब जीएसटीआर 1 में ज्यादा है और जीएसटीआर 3B में कम है और वाइस वर्सा। अब इस नोटिस की रिप्लाई आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं। Also, one more thing that educating at recently launched the litigation specific membership for tax consultant, जिसमें आप इस तरह के नोटिस हमें भेज सकते हैं। We will provide the draft reply. You can make the changes and also again submit. We will review the same. तो ये फैसिलिटी अभी रिसेंटली लास्ट मंथ से स्टार्ट की है। Now, रूल 42-43 में हम सभी जानते हैं कि हमें कॉमन आईटीसी का रिवर्सल करना है। अगर कोई आईटीसी एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है तो मुझे उस पार्ट को टोटल आईटीसी में से एक्सक्लूड करना है, एंड बैलेंस पोर्शन को ही मुझे इन द रेशियो ऑफ द एग्जेम्प्ट टर्नओवर रिवर्स करना है। अब जब इन टैक्स कंसल्टेंट से पूछा मैंने, जब हमारे मेंबर से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो भी आईटीसी है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होती है। देयर इज नो कॉमन पोर्शन, देयर इज नो कॉमन पोर्शन। अगर कॉमन पोर्शन नहीं है तो क्या मुझे रिवर्स करना है? आंसर इज नो। हम सभी जानते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 वो ये कहता है कि अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट, अगर आपकी कोई आईटीसी एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई को यूज करने के लिए हुई है या कोई आईटीसी बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुई है तो आपको कुछ पार्ट रिवर्स करना है। और कुछ पार्ट के लिए उन्होंने क्या बताया, कैलकुलेशन के लिए उन्होंने क्या बताया, रूल 42-43। अब हमारी रिप्लाई में क्या आना चाहिए, 42 के रिगार्ड में हमें वो रेफरेंस देने हैं जहां पे वो C1, C2, T1, T2, T3, T4 की बात करता है। आपको ये भी बताना है कि मुझे तभी रिवर्स करना है जब अगर कोई मेरा कॉमन आईटीसी है जो कि दोनों सप्लाई के लिए यूज हुआ है। तीसरा, आपको ये भी बताना है कि अगर आपका एक्सक्लूसिवली लिंक्ड है तो मेरे को जो रूल 42 फॉर्मूला बताता है, तो रूल 42 स्पेसिफिकली सेइंग दैट प्लीज एक्सक्लूड द सेम T4। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और बताइए इन्होंने कि आपके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफरेंस है रिगार्डिंग द exempt supply. Again, when we have inquired the same from my member, then मुझे ये मालूम चला कि एक कोई B2C इनवॉइसेज है, एक मतलब मल्टीपल इनवॉइसेज हो सकते हैं। अब उसमें क्या था, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों क्लब करके उसका इनवॉइस बनाया था। अब जब ऐसे मैंने बनाया है तो मैं B2C ट्रांजेक्शन में उस इनवॉइस को जब रिपोर्ट करूंगा जीएसटीआर 1 में तो मैं रेस्पेक्टिव टेबल 5 या टेबल 7 में रिपोर्ट करूंगा, आइदर टेबल 5 और टेबल 7। अब जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो उसमें जितना 0% है, जितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है उसको मैं 0% के सामने रिपोर्ट करूंगा, और जितना अमाउंट टैक्सेबल है उसको मैं टैक्सेबल के सामने रिपोर्ट करूंगा। क्वेश्चन ये आता है क्या ये तरीका सही है? इसका रेफरेंस आपको रूल 46 कैपिटल ए में मिलेगा। रूल 46 कैपिटल ए एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाईज, अगर मैं अनरजिस्टर्ड को करता हूं तो मुझे ये प्रोविजन है लॉ में कि रूल 46 कैपिटल ए ये कहता है कि आप इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बना सकते हैं। भाई अदरवाइज तो मुझे टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस बनाना है और एग्जेम्प्ट के लिए बिल ऑफ सप्लाई बनाना है। लेकिन अगर मेरा रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है उस केस में मैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बना सकता हूं। और यहां पे जो टैक्स कंसल्टेंट है उनका भी कहना यही है, हमने भी यही किया। अब देखिए जीएसटीआर 1 में दैट विल बी रिपोर्टेड इन द रेस्पेक्टिव टेबल 5 और टेबल 7। मैं एक इनवॉइस को दो पार्ट में स्प्लिट नहीं कर सकता कि एग्जेम्प्टेड को मैंने टेबल 8 में बता दिया और टैक्सेबल को मैंने टेबल 7 या टेबल 5 में बता दिया, जो कि करेक्ट नहीं है। अब जब इन्होंने 3B फाइल किया
उस टाइम ऑटो पॉपुलेशन की फैसिलिटी नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, एग्जेम्प्ट को सभी टोटल एग्जेम्प्ट को इंक्लूडिंग इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई वाले पार्ट को इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया 3.1.c। अब आपको रिप्लाई में क्या कहना है, फैक्ट बताने हैं कि जो भी मैंने किया वो करेक्ट है, एज पर द लॉ है, एंड कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। अब मैं आपको एक बार ड्राफ्ट नोटिस का रिप्लाई बता देता हूं, जो एजुकेटिंग टीम प्रिपेयर करके आप लोगों को शेयर करती है, टैक्स कंसल्टेंट को शेयर करती है। इससे होगा क्या, एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा क्वालिटी ऐड होने की मेजॉरिटी चांसेस है। वी विल प्रोवाइड द क्वालिटी आल्सो, वी विल प्रोवाइड द लेटेस्ट रेफरेंस ऑफ द सर्कुलर प्रेस रिलीज एज वेल, which will strengthen your reply and save the time. So ये रिप्लाई है, यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया है 17.2 का रेफरेंस दिया है, फिर रूल 42 को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद में फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया है, नॉट एंटायर रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे कॉमन क्रेडिट, साथ में एक्सक्लूसिवली वर्ड को हाईलाइट किया है। उसके बाद में 17.2 के रेफरेंस को बताते हुए कहा कि हमें आईटीसी तभी रिवर्स करना है जब या तो मेरी एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हो या मेरा कॉमन यूज हो। Similarly, we have given the reference of 16 eligible credit ITC, 43 का रेफरेंस दिया है। उसके बाद में डिफरेंस इन एग्जेम्प्ट सप्लाई रिपोर्टेड इन GSTR1 वर्सेस 3B। तो यहाँ पे जो एक टेबल कंपैरिजन है वो में टैक्स कंसल्टेंट ने दी है, दैट हैज बीन रिपोर्टेड, दैट हैज बीन एडेड। उसके बाद में डिफरेंस का रीजन बताया है, रूल 46A का रेफरेंस दिया है, एंड बाय दिस वी हैव गिवन सर्टेन सर्कुलर आल्सो, एंड by this we have completed the draft reply. अगर आपकी भी इस तरह की कोई नोटिसेज है आप हमें शेयर कर सकते हैं, and that draft will be provided by us which you can do the amended and again submit for review. Thank you very much.